We were just minutes away from striking Pakistan from sea when they requested stoppage of kinetic action. मई 2025 अरेबियन सी बिल्कुल शांत था, लेकिन इस शांति के नीचे एक साइलेंट स्टैंड अप चल रहा था। इंडियन नेवी के वॉरशिप्स क्वाइटली कराची के कोस्ट के पास डिप्लॉय हो रहे थे। एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मोस मिसाइल के साथ सबमरीन पानी के नीचे इनविजिबल। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, लेकिन मैसेज बिल्कुल क्लियर था। इंडिया रेडी था और टारगेट कराची, वही कराची जिसे 1971 में इंडियन मिसाइल बोट्स ने रात के अंधेरे में जला दिया था। ऑयल टैंक्स कई दिनों तक जलते रहे। पाकिस्तान की नेवी शॉक में थी। हिस्ट्री को याद रखना जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी हिस्ट्री रिपीट भी हो सकती है। लेकिन 2025 में एक फर्क था। इस बार मिसाइल्स फायर नहीं हुए, फिर भी इम्पैक्ट हुआ। ये वॉर नहीं था, ये प्रेशर था। 13 मार्च 2026 की रात, जब पूरी दुनिया देख रही थी कि ऑयल का प्राइस $100 पर बैरल के ऊपर ब्रेक कर रहा है, तब एक बड़ा इंडियन फ्लैग गैस कैरियर शिवालिक ने वो काम किया जो कोई भी वेस्टर्न टैंकर करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने स्टेट ऑफ हार्मूज में एंट्री ली। कोई यूएस नेवी एस्कॉर्ट नहीं, कोई नाटो प्रोटेक्शन नहीं, कोई इंश्योरेंस कंपनी रिस्क कवर करने के लिए तैयार नहीं। सिर्फ एक इंडियन शिप जो उस वाटरवे में घुसी थी, जिसे ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड ने इफेक्टिवली ब्लॉकेड बना दिया था। कुछ घंटे बाद दूसरा वेसल नंदा देवी उसके पीछे फॉलो किया। We are learning that one vessel, Shivalik, started from the Strait of Hormuz with crew, and as per top government sources, we are also learning that Shivalik is more than 40,000 metric tons of MPG. ईरान के एम्बेसडर टू इंडिया ने खुद कंफर्म किया। उन्होंने कहा कि इंडिया को सेफ कॉरिडोर दिया गया है, क्योंकि दोनों कंट्रीज का कॉमन फेट है। ये कहानी शिप्स की नहीं है, ये कहानी उस चीज की है जो इंडिया ने समझ ली, जो दुनिया के ज्यादातर देश नहीं समझ पाए। 21st सेंचुरी का फैसला इस बात से नहीं होगा कि किसके पास सबसे बड़ी आर्मी है। ये डिसाइड होगा कि कौन एक पार्टिकुलर पानी के बॉडी को कंट्रोल करता है। दोस्तों, आज जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है वो सिर्फ एक वॉर नहीं है, ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जहां बड़े बड़े देश जो इस वॉर का हिस्सा भी नहीं थे, वो भी इसकी सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक गलती की, वो यूएस पर डिपेंडेंट हो गए। और आज हालात ये हैं कि यूएस तो दूर बैठा है, लेकिन उसके अलाइज की जियोग्राफी में आग लगी हुई है। 28 फरवरी 2026 सुबह के अंधेरे में ईरान पर हमला हुआ। यूएस और इजराइल ने एक साथ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम से साइमल्टेनियस स्ट्राइक लॉन्च किए। सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei, जो लगभग 37 साल से ईरान पर हुकूमत कर रहे थे, मार दिए गए। पूरी दुनिया सांस रोककर ये तमाशा देख रही थी, लेकिन ईरान टूटा नहीं। उसने जोरदार जवाब दिया। मिसाइल स्ट्राइक किए यूएस के बेसिस पर, बहरीन, कुवैत और कतर में, पूरे गल्फ में ड्रोन से अटैक करना शुरू कर दिया। ईरानियन नेवी ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया, स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स बंद है। ये सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं था, ये असली ब्लॉकेज था। 48 घंटे के अंदर टैंकर ट्रैफिक 70% गिर गया और फिर ऑलमोस्ट जीरो हो गया। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इमरजेंसी में हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक रिजर्व रिलीज किया, 400 मिलियन बैरल। लेकिन फिर भी ऑयल की कीमत में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा। इंडियन ओशियन दुनिया का 80% सी बोर्न ऑयल को कैरी करता है। हाफ कंटेनर ट्रैफिक और 1/3 ग्लोबल फर्टिलाइजर सप्लाई। 3 चोक पॉइंट, हार्मोज, मलक्का, बाब अल मंदेब, दुनिया के 40% से ज्यादा ट्रेड को हैंडल करते हैं। ये ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं है, हमने देखा है क्या होता है जब इनमें से एक बंद होता है। इंडियन ओशन सिर्फ पानी नहीं है, ये दुनिया का गैस स्टेशन है, ग्रोसरी स्टोर है, इंटरनेट बैकबोन है। एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच 99% डेटा केबल इसी के नीचे से गुजरती है। जो इस ओशन को कंट्रोल करेगा वो डिसाइड करेगा कि दुनिया चलेगी या नहीं, और इंडिया इसके बीच में बैठा है। ज्योग्राफी इंडिया का सबसे बड़ा वेपन है, लेकिन सिर्फ लोकेशन से कुछ नहीं होता, पावर बिल्डअप करनी पड़ती है। 1971 ने इंडिया को दिखाया कि वो क्या कर सकता है। 2008 मुंबई अटैक ने दिखाया कि वो क्या लूज कर सकता है। इंडिया के पास अपनी बहुत लंबी कोस्टलाइन के साथ ऑलरेडी काफी नेवल बेसेस हैं, जो नियर बाय रीजन के लिए काफी हैं।
अगर इंडिया अपने बैकयार्ड को सिक्योर करना चाहता है तो उसको अपनी प्रेजेंस को बाहर एक्सपेंड करना पड़ेगा, मतलब अपने रीजन के बाहर भी नए बेसिस बढ़ाने पड़ेंगे। इंडिया ने इस डायरेक्शन में काफी एग्रीमेंट साइन किए हैं। 2018 में इंडिया को ओमान के दुकम पोर्ट में एक्सेस मिल गया, लॉजिस्टिक और मिलिट्री पर्पस के लिए। इस पोर्ट की वजह से इंडिया वेस्टर्न इंडियन ओशन में लॉन्ग टर्म ऑपरेशन सस्टेन कर सकता है, जो पायरेसी का हॉटस्पॉट भी रहा है। तब से इंडियन नेवी ने वेस्टर्न अरेबियन सी में अपनी एक्टिविटीज बढ़ा दी है। उसने वहां अटैक सबमरीन्स, डिस्ट्रॉयर INS मुंबई और लॉन्ग रेंज P-8 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किए हैं। दुकम पोर्ट स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज और बाब अल मंदीब के बिल्कुल पास है। इससे इंडिया अब इन दोनों ग्लोबल चोक पॉइंट के नजदीक अपनी प्रेजेंस को वाइडन कर सकता है। दुकम पोर्ट चाबहार पोर्ट के भी करीब है। इंडिया ने चाबहार में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट किया है। चाबहार इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया का गेटवे है, बिना पाकिस्तान को टच किए। चाबहार ग्वादर पोर्ट के बिल्कुल पास है, जो चाइना के सीपेक का हिस्सा है और चाइना के लिए मिडिल ईस्ट का गेटवे बन रहा है। इसलिए चाबहार इंडिया के लिए चाइना को भी काउंटर करने का एक अच्छा ऑप्शन है। अब दुकम पोर्ट के साथ इंडिया साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन के तीनों तरफ मॉनिटर कर सकता है। साउथ वेस्टर्न की तरफ इंडिया सेशेल्स के एजम्पशन आइलैंड पर मिलिट्री बेस सेटअप करने की कोशिश कर रहा है। ये आइलैंड मोजाम्बिक चैनल के करीब है, जो अफ्रीका के साउदर्न टिप के अराउंड अटलांटिक से शिपिंग रूट है। अजम्पशन आइलैंड से इंडिया मोजाम्बिक चैनल और ईस्टर्न अफ्रीकन रीजन को मॉनिटर कर सकता है। अजम्पशन आइलैंड प्रोक्सिमिटी की वजह से अच्छा ऑप्शन है, लेकिन सेशेल्स अभी तक इस पे फुल्ली एग्री नहीं किया है। अल्टरनेटिव ऑप्शन एगलेगा आइसलैंड, जो मॉरिशस में है। ये रिमोट मॉरिशियन आइलैंड साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में है, जो मेजर शिपिंग रूट्स के करीब है। इंडिया इस पर $250 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, एयरफील्ड, पोर्ट्स और कम्युनिकेशन हब को डेवलप करने के लिए। ये एयर स्ट्रिप्स और हैंगर्स इंडियन नेवी के P-8I सबमरीन्स हंटिंग एयरक्राफ्ट को सपोर्ट करेंगे। ये एयरक्राफ्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉग्नाइजेशन मिशन कर सकेगा। इन आइलैंड की मदद से रडार के थ्रू इंटेलिजेंस गैदरिंग और कोऑर्डिनेटेड ज्वाइंट एंटी सबमरीन वॉरफेयर मिशन इंडो पैसिफिक रीजन में पॉसिबल हो सकती है। फॉरेन बेसेस तक एक्सेस मिलने से इंडिया वाइटल सी लेन्स को बेटर मॉनिटर कर सकेगा। इंडियन ओशन रीजन में अपने को एक डोमिनेटेड नेवल पावर के रूप में एस्टेब्लिश कर सकेगा। आगे आने वाले समय में इंडिया इंडियन ओशन के अन्य एरियाज में भी नए नेवल बेसेस ढूंढने की कोशिश करेगा, और ये कोई सरप्राइज नहीं होगा। दोस्तों, ये कहना काफी इजी है कि फ्यूचर में इंडिया मिडिल ईस्ट में बड़ा स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करेगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। अमेरिका ने जो मिलिट्री प्रेजेंस और सिक्योरिटी नेटवर्क मिडिल ईस्ट में बनाया है, वो बहुत ही बड़ा और डेकेड्स पुराना सिस्टम है। रीजन में यूएस के मिलिट्री बेसेस, एडवांस सर्विलेंस सिस्टम और स्ट्रॉन्ग नेवल प्रेजेंस है। इसलिए अगर कभी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में शिफ्ट होता है तो अमेरिका की जगह किसी और पावर का पूरी तरह से लेना एक लंबा प्रोसेस होगा, जो शायद कई सालों या डेकेड्स तक चल सकता है। इसलिए अगर इंडिया को इस रीजन में अपना रोल स्ट्रॉन्ग करना है तो उसे अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी, स्पेशली नेवी को पावरफुल बनाना होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट से आने वाली एनर्जी सप्लाई और ग्लोबल ट्रेड का बड़ा हिस्सा सी रूट से होता है। अगर इंडियन नेवी अरेबियन सी, गल्फ ऑफ एडन और रेड सी जैसे एरियाज में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस मेंटेन करती है तो वो ना सिर्फ अपने ट्रेड रूट्स को सिक्योर करेगी, बल्कि रीजनल स्टेबिलिटी में भी कंट्रीब्यूशन दे सकती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।